नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत बहुत मशहूर किताब अमीर डैड गरीब डैड के बारे में। ये किताब ना कई लोगों के लिए पैसों को देखने का नजरिया ही बदल देती है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पर्सनल फाइनेंस की किताब नहीं है। ये तो मतलब पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच पर ही सवाल उठाती है। सही कहा। कहानी है लेखक के दो डैड की, एक पढ़े लिखे पर पैसों के लिए संघर्ष करते गरीब डैड और दूसरे कम पढ़े लिखे शायद पर कामयाब उद्यमी अमीर डैड। और उनके बिल्कुल अलग-अलग पैसों के फलसफों से ही ये पूरी किताब मतलब बनी है। हाँ, तो आज इसी के मुख्य विचारों को थोड़ा खंगालते हैं और समझते हैं कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है, खासकर उन लोगों में जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसका सबसे बड़ा आइडिया जो सेंट्रल थीम है, वो यही है कि आपकी माली हालत आपकी कमाई से ज्यादा आपकी सोच पर निर्भर करती है। सोच पर। अच्छा। हाँ। कियोसाकी असल में हमारी जो पारंपरिक पढ़ाई लिखाई है ना, उसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल हमें पैसा कमाना तो सिखाता है, पर पैसे को संभालना या बढ़ाना नहीं सिखाता। मतलब वो जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, उसकी कमी है। और शायद सबसे जरूरी फर्क जो वो बताते हैं, वो है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कियोसाकी के हिसाब से या यूं कहें कि अमीर डैड के हिसाब से संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स में निवेश किया है, डिविडेंड मिल रहा है, या कोई आपका अपना साइड बिजनेस है जो प्रॉफिट दे रहा है। अच्छा। और देनदारियां फिर वो हुई जो पैसा निकालती हैं, जैसे होम लोन की किश्त, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। बिल्कुल। तो अमीर डैड का फंडा सीधा है, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति जमा करो और देनदारियों को कम रखो। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? कियोसाकी तो कई बार संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज लेने की भी बात करते हैं। उसमें रिस्क नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। और यहीं पर किताब की आलोचना भी होती है। देखिए, कर्ज लेकर निवेश करना, खासतौर पर अगर कोई नया है, बिगनर है, तो वो वाकई बहुत जोखिम भरा हो सकता है। कियोसाकी का जोर इस बात पे ज्यादा है कि सोच समझकर अच्छा कर्ज लिया जाए, जिससे कोई ऐसी संपत्ति बने जो उस कर्ज से ज्यादा कमा कर दे। लेकिन हाँ, यह सबके लिए काम नहीं करता और इसमें सावधानी जरूरी है। और इसी से जुड़ी है वो चूहा दौड़ वाली बात, है ना, रैट रेस। रैट रेस का कॉन्सेप्ट। ये तो वाकई जैसे लगता है कि बहुत से लोगों की कहानी है। ज्यादा कमाओ, फिर खर्चे बढ़ा लो, और फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा कमाने की रेस में लग जाओ। बिल्कुल, यही वो चक्र है। सैलरी बढ़ी तो लगा कि चलो बड़ा घर ले लेते हैं या नई कार ले लेते हैं। खर्चे बढ़ गए, अब उन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए और मेहनत करनी पड़ रही है। और नतीजा ये कि आप हमेशा पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। कभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस नहीं कर पाते। कियोसाकी कहते हैं कि इस दौड़ से बाहर निकलना है तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी और पैसे को लेकर थोड़ा अनुशासन लाना होगा। अनुशासन मतलब सिर्फ कमाने पर नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने पर फोकस करना। एग्जैक्टली। कमाई बढ़ाने के साथ साथ संपत्ति बनाने पर फोकस। किताब में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि सिर्फ कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। इसका क्या मतलब हुआ? क्या अच्छी नौकरी जरूरी नहीं है? नहीं, देखिए, नौकरी जरूरी हो सकती है शुरुआत में, पर कियोसाकी का मतलब है कि आपका मकसद सिर्फ सैलरी नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह काम करें या ऐसा काम करें जहां आप नए स्किल सीख सकें। जैसे सेल्स यानी बेचना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करनी है, लोगों से बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल्स, निवेश के बेसिक्स। उनका मानना है कि ये स्किल्स आपको आगे चलकर अपना पैसा बनाने में ज्यादा मदद करेंगे, ताकि आखिरकार आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहें। ये थोड़ी उद्यमी वाली सोच है। समझ गई। तो कुल मिला के देखें तो किताब की असली ताकत है इसकी आसान भाषा, वो कहानी सुनाने का अंदाज और लोगों को मोटिवेट करने की जबरदस्त क्षमता। हाँ, बिल्कुल। पर जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इसकी आलोचनाएं भी है। जैसे इसमें कोई प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं मिलती कि अच्छा अब मैं क्या करूं, कौन सा स्टॉक लूं या कहां प्रॉपर्टी खरीदूं। सही कहा, वो प्रैक्टिकल सलाह की कमी है। और कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या अमीर डैड वाकई में थे, या ये कहानी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। हाँ, ये भी सुना है। और कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए हुए भी लगते हैं किताब में। इसीलिए मेरा मानना है कि इसे एक प्रेरणा की तरह लेना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अपनी रिसर्च, अपनी समझदारी बहुत जरूरी है। तो ये किताब असल में किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? मेरे ख्याल से ये खासकर उन लोगों के लिए है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में नए हैं
युवा हैं या फिर अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, और जो पैसों को लेकर अपनी पुरानी सोच को बदलना चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? अमीर डैड, गरीब डैड, पैसों की आज़ादी की तरफ एक माइंडसेट बदलने की बात करती है, संपत्ति बनाने पर जोर, लगातार सीखने पर जोर और पैसे से पैसा कमाने पर जोर। हाँ, और ये हमारी पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है। जैसे ये सोचना कि बस एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए या अपना घर खरीद लिया तो सब ठीक है। बिल्कुल। पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कैसे करे वाली प्रैक्टिकल गाइड बुक नहीं है। ये एक मोटिवेशनल गाइड ज़्यादा है। सोचने का नजरिया बदलने के लिए एक शुरुआती बिंदु के तौर पर यह बेहतरीन किताब हो सकती है। लेकिन इसके आगे और जानकारी लेना, शायद किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ज़रूरी है, खास तौर पर जब आप वाकई में निवेश करने या कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हों। तो चलिए आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये किताब नौकरी की सुरक्षा और घर के मालिकाने जैसी पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठाती है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां शायद पुराने रास्ते उतने पक्के नहीं रहे, असली वित्तीय सुरक्षा का मतलब क्या हो सकता है? क्या इसका जवाब कियोसाकी के विचारों में ही है या हमें कहीं और भी देखना होगा? सोचने वाली बात है।